गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत तटस्थ वक्र व उपभोक्ता के संतुलन के टॉपिक के अंतर्गत हम उपभोक्ता के संतुलन की चर्चा आज करेंगे। पिछली क्लास में प्रोफेसर स्टोनियर व हेग के द्वारा दी गई उपभोक्ता के संतुलन की मान्यताओं की चर्चा की, जिसके अंतर्गत उन्होंने तटस्थ मानचित्र, वस्तु की दी हुई कीमतें, व्यय की जाने वाली राशि, साथ में और भी बहुत सारी मान्यताओं के बारे में बताया था। इसके बाद कीमत रेखा या बजट रेखा या प्राप्य सहयोग की रेखा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता का संतुलन जो होगा वो कीमत रेखा और तटस्थ वक्रों की सहायता से किया जाएगा। उसी को करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। उपभोक्ता के संतुलन अथवा इसको अधिकतम संतोष के बिंदु का निर्धारण भी कहा जाता है, जहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। कीमत रेखा व तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का बिंदु निकाला जाएगा, जो कि अपन अभी निकाल के देखेंगे। सबसे पहले चित्र में एक एमएम रेखा बनानी है। सबसे पहले आप चित्र बनाइए। एमएम रेखा तो मैंने आपको बनाना बता दिया था, कैसे बनेगा। ये एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये 0 है। एक्स एक्स पर एक्स वस्तु की इकाइयां आएगी, वाई एक्स पर वाई वस्तु की इकाइयां आएगी। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। और ये हमने एमएन रेखा, जो कि बजट रेखा होती है, उसको बनाया है। अभी बजट रेखा कैसे बनेगी ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत दी हुई होगी, और उपभोक्ता के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि भी दी गई है। उसी राशि के अकॉर्डिंग और दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा प्राप्त करता है। ओ एम दूरी जो हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है आई में पी एक्स वस्तु का भाग देने पर। आई में जब हम वाई वस्तु जो है पी वाई का भाग देंगे तो हमें 0 एम प्राप्त हो जाएगा, और आई में जब हम पी एक्स यानी एक्स वस्तु का भाग देंगे तो हमें ओ एन दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बताना होगा आई का मतलब आई से है, पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई का मतलब वाई वस्तु की कीमत है। ये आपको बताना होगा। आई में यानी आई में जब आप वाई वस्तु की कीमत का भाग दोगे तो आपको 0 एम मात्रा प्राप्त हो जाएगी, और जब आप आई में पी एक्स वस्तु का भाग दोगे यानी एक्स वस्तु की इकाई कीमत का भाग देंगे तो हमें ओ एन मात्रा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार एमएन रेखा का जो ढाल होगा, जो आपको यहाँ एमएन रेखा बनाई है मैंने, इस एमएन रेखा का ढाल होगा 0 एम अपॉन 0
0m/0n, यानी कि लंब अपॉन आधार। ये लंब हो गया और 0n क्या हो गया, आधार हो गया। अर्थात x और y वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण कीमत रेखा का ढाल जो है -px/py लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, -px/py, ऋणात्मक होने के कारण, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इस प्रकार जो है इसका ढाल कैसे लिखा जाएगा, -px/py। चित्र में 5 तटस्थ वक्र दिखाए हैं। अब इसी स्पर्श रेखा पर, इसी चित्र के अंदर अपने को 5 तटस्थ वक्र बनाने हैं। सबसे पहले ये मैंने तटस्थ वक्र फर्स्ट बनाया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। इसके बाद ये मैंने तटस्थ वक्र सेकंड बनाया ऐसे, ये यहाँ से स्केल से आप बनाओगे तो ये डॉट आएगा। इसके बाद ये तटस्थ वक्र इस बजट रेखा को, जो कीमत रेखा है आपकी, इसको स्पर्श करते हुए बनाना है, जो कि आपका थर्ड तटस्थ वक्र है, जो कि कीमत रेखा को स्पर्श करेगा। इसके बाद हम फोर्थ तटस्थ वक्र बनाएंगे इसके ऊपर, और फिर बनाएंगे हम एक और तटस्थ वक्र, ये हो जाएगा आपका तटस्थ वक्र फिफ्थ। जब यहाँ पर बजट रेखा नहीं होगी तो ये तटस्थ मानचित्र हो जाता है, जो कि आपको पहले ही पता है। जब एक ही वक्र पर बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं, एक ही चित्र के अंदर जब हम बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाते हैं तो वो हमारा तटस्थ मानचित्र कहलाता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए 5 तटस्थ वक्र है, इसके अंतर्गत हम नाम देंगे ए, यहाँ पर ये तो है ए और ये है ई, ये यहाँ पर डॉट लगा देना। जहां ये इसको कर रहा है स्पर्श, ये होगा बी बिंदु, और यहाँ पे कर रहा है ये होगा डी बिंदु, और ये जो बीच का है इसको नाम दे देंगे हम सी बिंदु। जो तटस्थ वक्र थर्ड को जब कीमत रेखा स्पर्श करेगी तो वो सी बिंदु हो जाएगा। इसको बनाइए। अब इस चित्र का स्पष्टीकरण करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम इसको। आपको भी बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही करना है, मैं जैसे जैसे बनाते जा रही हूँ इसका वर्णन आपके सामने मैं करती जा रही हूँ, इसलिए आपको भी ऐसे ही करना है। चित्र में 5 तटस्थ वक्र दिखाए गए हैं। तटस्थ वक्र संख्या फर्स्ट कीमत रेखा को ए व ई पर काटता है। ये देखो कीमत रेखा है, एमएन कीमत रेखा है। ये तटस्थ वक्र फर्स्ट कीमत रेखा को कहां पर काट रहा है, ए बिंदु पर और ई बिंदु पर काटता है। इसके बाद एक उपभोक्ता तटस्थ वक्र फर्स्ट की अपेक्षा तटस्थ वक्र सेकंड पर, ये देखो तटस्थ वक्र सेकंड पर बजट रेखा को बी बिंदु पर और डी बिंदु पर काट रहा है। बी बिंदु और डी बिंदु पर काटेगा तो ये जो तटस्थ वक्र सेकंड है वो तटस्थ वक्र फर्स्ट की अपेक्षा अच्छा समझा जाएगा, अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की मात्राएं उसे ज्यादा प्राप्त होती है। इसी तर्क के अनुसार वह बी की अपेक्षा सी बिंदु पर जाना ज्यादा पसंद करेगा। कौन? उपभोक्ता, क्योंकि सी बिंदु तटस्थ वक्र थर्ड पर स्थित है और वो सेकंड वक्र के, जो तटस्थ वक्र सेकंड है उस तटस्थ वक्र सेकंड के सभी बिंदुओं से ज्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर देखो बी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स की मात्रा इतनी और वाई की मात्रा इतनी बनती है। मैं यहाँ पर इसको कर नहीं रही हूँ मार्कर से, क्योंकि सारा मिक्स हो जाएगा। और जब डी बिंदु पर जाता है तो देखो एक्स की मात्रा बढ़ती है तो वाई की मात्रा इतनी कम होती है, लेकिन ये जो सी बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। तो बी और डी बिंदु की अपेक्षा उपभोक्ता सी बिंदु पर जाना पसंद करेगा। तो इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता जो है तटस्थ वक्र फोर्थ व फिफ्थ पर नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि इन बिंदुओं
बिंदुओं तक पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और साथ में संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी क्या है, ज्यादा है या ऊंची है। अतः वह तटस्थ पर फोर्थ और फिफ्थ को संयोग को प्राप्त नहीं कर सकता है। और सी बिंदु जो होता है वो सी बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु माना जाता है, जहां उसका संतोष जो है अधिकतम होता है। इस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, कर रही है। अब यहाँ पर आप देखो x वस्तु की इतनी मात्राएं और y वस्तु की से इतनी मात्राएं प्राप्त होगी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कौन सा होता है, तो आपको बताना है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वहीं पर होता है जहां पर तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। ये देखो स्पर्श कर रहा है, ये कीमत रेखा को काट नहीं रहा है, जबकि तटस्थ वक्र फर्स्ट और तटस्थ वक्र सेकंड जो है कीमत रेखा को काटते हैं, काटते हुए आगे जाते हैं। जबकि जो सी बिंदु है जो कि तटस्थ वक्र थर्ड पर स्थित है, वो तटस्थ वक्र थर्ड को स्पर्श करता है। कीमत रेखा स्पर्श, कीमत रेखा को स्पर्श करता है तटस्थ वक्र। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा वो संतुलन बिंदु तटस्थ वक्र थर्ड पर सी बिंदु पर सबसे अच्छा या सर्वाधिक माना जाएगा। इस प्रकार ये आपका उपभोक्ता का संतुलन होता है। इसको एक उदाहरण की सहायता से भी कई बार है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके बारे में बताऊंगी, उसको कैसे निकाला जाता है वो भी किया जाएगा। सबसे पहले आप इसका जो है डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक उपभोक्ता के संतुलन, एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और आपको बताया प्रतिस्थापन की सीमांत दर को मैंने आपको क्या शॉर्ट में बताया था, MRS निकालिए, MRS निकालिए। एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में MRS निकालिए, जबकि X वस्तु की कीमत, X वस्तु, अब ये तो पता ही आपको तटस्थ वक्र में दो वस्तुएं होती है, तो यहाँ पर X वस्तु है, उस वस्तु की कीमत प्रति इकाई 1 रुपए, प्रति इकाई 1 रुपए। वह Y की कीमत, Y की कीमत, जो Y वस्तु है उसकी कीमत कितनी दी हुई है, उसकी कीमत है आपकी 3 रुपए प्रति इकाई, प्रति इकाई 3 रुपए है। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई है और साथ में व्यय की जाने वाली राशि 120 रुपए है। व्यय की जाने वाली
राशि कितनी है? 120 रुपए है। अब यहाँ पर देखो आपको उपभोक्ता के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि दे दी, एक्स वस्तु की कीमत दे दी और साथ में आपको वाई वस्तु की कीमत भी दे दी गई है। अब अपने को जो है MRS यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निकालना है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निकालना है। इसको करने का जो तरीका है काफी इजी है। संतुलन की स्थिति में MRS XY वही PX अपॉन PY होता है। MRS बराबर जो होगा आपका वो होगा PX अपॉन PY। एक्स वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, और वाई वस्तु की जो कीमत है वो 3 आ जाएगी। इस प्रकार ये 3 होगा। ऋणात्मक निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर निशान से अपने को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो तटस्थ वक्रों का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए वो PX अपॉन PY साथ में माइनस लगाते हैं, यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 120 रुपए को अगर हम एक्स वस्तु पर खर्च करते हैं तो देखो I अपॉन PX, I अपॉन PX, I कितना है? 120 रुपए है। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपये है, तो हमें एक्स वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी? 60 इकाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार एक्स वस्तु पर कर देती हूँ यहाँ पर। वाई वस्तु की बात करते हैं। उपभोक्ता अगर सारा पैसा वाई वस्तु पर खर्च करता है तो आपका I अपॉन PY मतलब 120 अपॉन 3 बराबर से कितनी इकाई मिलेगी उसकी? 40 इकाई से वाई वस्तु की प्राप्त होती है। ये तो आपकी सारा पैसा एक्स वस्तु पर खर्च कर दिया और सारा पैसा अगर वाई वस्तु पर खर्च कर दिया। अगर दोनों वस्तुओं पर उसे 120 रुपए व्यय करने हैं, दोनों वस्तुओं पर उसे 120 रुपए खर्च करने हैं, दोनों वस्तुओं पर उसे 120 रुपए व्यय करने हैं, तो क्या होगा? दोनों वस्तुओं पर उसे 120 रुपए व्यय करने हैं तो वह संतुलन में करने पर संतुलन जो होगा वो होगा आपका 60 इकाई एक्स की, 60 इकाई एक्स की नहीं सॉरी, हाँ 60 इकाई 120 आएगा, यहाँ 120 आएगा। 120 में अगर अपन एक का भाग देंगे तो 120 इकाई प्राप्त होगी। अगर दोनों वस्तुओं पर उसे 120 रुपए व्यय करने पर संतुलन 60 इकाई एक्स पर एक्स की व 20 इकाई वाई की प्राप्त होगी। 60 इकाई एक्स व 20 इकाई का उपभोग करेगा, यह उसे प्राप्त होगी। इस प्रकार कुल 120 रुपए व्यय करने पर वह अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। तो 60 रुपए उसने एक्स वस्तु पर खर्च कर दिए और 60 रुपए ही उसने वाई वस्तु पर खर्च कर दिए और इस प्रकार उसे 60 इकाई एक्स की और वाई की प्राप्त होती है 20 इकाई। इसके अंतर्गत आप एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, मात्रा कितनी हो गई? 60 इंटू वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत 1 रुपये है प्लस 20 इकाई ली है और वस्तु
की कीमत कितनी है, 3 रुपए है, और आपका टोटल कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जब 60 को आप 1 से गुणा करोगे, 20 को 3 से गुणा करोगे, तो आपका 120 जो है वो टोटल आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x वस्तु की मात्रा लिखनी है इंटू यहाँ पर px s वस्तु की कीमत, और साथ में ये 20 जो है ये y वस्तु है, और ये y वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, py हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा i के इस सूत्र के द्वारा। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। तो उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो इस प्रकार निकल के आ जाएगा। इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में MRS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, निकालिए। जबकि x वस्तु की कीमत प्रति इकाई 1 रुपए व y वस्तु की कीमत 3 रुपए है, और व्यय की जाने वाली राशि कितनी है, 120 है। उपभोक्ता संतुलन का विवेचन करने के बाद अब हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में तटस्थ वक्रों के संदर्भ में तटस्थ वक्रों की सहायता से करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कीमत प्रभाव किसे कहते हैं, आय प्रभाव किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं, उसको। नेक्स्ट आ रही है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव में क्या होता है, वही दो वस्तुएं होती है, दो वस्तुओं की, अब जब दो वस्तुएं होगी तो दो वस्तुओं की कीमतें भी होगी, साथ में उपभोक्ता की आय होती है। उपभोक्ता की आय को यहाँ पर स्थिर माना जाता है, और जो एक वस्तु होती है उसकी कीमत भी स्थिर रहती है, और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। इसके अंदर परिभाषा लिखेंगे, कीमत प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता, लिखिए इसको, कीमत प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं कीमत प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता उपभोक्ता ही यहाँ पर होता है, और उपभोक्ता के द्वारा या उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहती है, जिसमें उपभोक्ता की मौद्रिक आय कैसी रहती है, स्थिर। स्थिर रहती है। परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन सिर्फ एक वस्तु की कीमत में होगा। तो जिसमें उपभोक्ता की मौद्रिक आय को स्थिर माना जाता है, और केवल एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, और केवल एक वस्तु की कीमत परिवर्तित, चेंज जिसको बोलते हैं, होती है। इसको चित्र के द्वारा करेंगे। यह आपको कीमत प्रभाव की परिभाषा लिखनी है। अब यहाँ पर दो वस्तुओं वाला बोलेंगे जिसमें उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है, y वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाएगा, और सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन किसमें होगा, x वस्तु की कीमत बदली जाएगी। ऐसी दशा में वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें बदल जाती हैं, लेकिन मौद्रिक आय कैसे रहती है, स्थिर रहती है। हम इसे चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, वही आपको एक्सेस बनाना है, ये आपको 0 आ गया, ये आपका y आ गया, y एक्स पर y
वस्तु की कीमत आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमको इसमें उपभोक्ता का प्रारंभिक संतुलन बिंदु बी होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एमएन रेखा बनानी है जो कि क्या कहलाती है, बजट रेखा कहलाती है। ये एमएन रेखा हम बनाएंगे। इस एमएन रेखा में ये तटस्थता बनाया जाएगा। ये तटस्थता वक्र आपका कौन सा तटस्थता वक्र होगा, ये तटस्थता वक्र होगा आपका सेकंड तटस्थता वक्र। कौन सा होगा, सेकंड तटस्थता वक्र। और ये जो संतुलन बिंदु है ये हो जाएगा आपका बी पर, क्योंकि ये बी को स्पर्श कर रहा है। तटस्थता वक्र सेकंड इसमें कीमत रेखा को जो है बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जहां पर एक्स वस्तु की उसे 0p मात्रा और y वस्तु की उसे bp मात्रा प्राप्त होती है। अब ये जो है हम यहाँ पर लेके जाएंगे नीचे की तरफ, बिल्कुल आप नीचे की तरफ लेके जाओगे ऐसे, जहाँ पर x वस्तु की कितनी मात्रा मिलती है उसे, x वस्तु की उसे मात्रा मिलती है 0p मात्रा और y वस्तु की मात्रा मिलती है उसे bp मात्रा, और mn कीमत रेखा प्रारंभिक होती है। अब क्या हुआ, x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे कीमत रेखा घड़ी के क्रम में घूम जाएगी। अब जब कीमत रेखा x वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ से एक नई वो निकालेंगे जो कि होगी आपकी नई कीमत रेखा mn1। भाई x वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तभी तो हमें x वस्तु की मात्रा कम मिलेगी, तो नई रेखा जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, mn1 हो जाएगी। mn1 नई रेखा होगी। अब नया संतुलन बिंदु जो होगा वो होगा आपका ए बिंदु पर, जहां पर x की 0p मात्रा और y की ap1 मात्रा प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ पर एक नया तटस्थता वक्र बनाना होगा जो कि होगा आपका तटस्थता वक्र फर्स्ट। ये इसको यहाँ पर कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये देखो जहाँ पर उसे x की अब कम मात्रा मिलेगी, x की मात्रा कितनी मिलेगी 0x1 और y की मिलेगी उसे ax1। जब इन दोनों बिंदुओं को a और b बिंदुओं को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, कीमत उपभोक्ता वक्र, कीमत उपभोक्ता वक्र जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PCC। ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने से बनाइए इसको। अब देखिए इसको, इसका कारण ये है कि अगर समस्त आय x की ऊंची कीमत पर व्यय करने से x की ओवन की बजाय अब ओवन मात्रा ही मिलेगी। सारा का सारा पैसा अगर x वस्तु पर खर्च कर दिया जाता है, पहले उसे 0n मात्रा मिल रही थी, अब उसे 0n1 की मात्रा मिलेगी, क्योंकि अब x वस्तु की कीमत में क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। जो चीज 100 रुपए की आ रही थी अब वो चीज 200 रुपए की आएगी, तो आपको मात्रा आधी मिलेगी। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही है, कीमत के बढ़ने पर जब सारा पैसा x वस्तु पर खर्च किया जाएगा तो अब ओवन की जगह ओवन मात्रा से प्राप्त होती है। अब नया संतुलन बिंदु ए बिंदु पर होगा, जहां पर x की 0p1 मात्रा और y मात्रा y वस्तु की उसे मिलेगी ax1 मात्रा। तो y की तो ज्यादा मिल रही है और x वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण। ए और बी बिंदुओं एवं ऐसे ही अन्य संतुलन बिंदुओं को परस्पर मिलाने से कीमत उपभोग वक्र बन जाता है, जिसे हम PCC वक्र कहते हैं, जो x की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव इसके उपभोग पर बताता है कि x वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो गई, x वस्तु की मांगी जाने प्राप्त होने वाली मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार ए और बी बिंदुओं को मिलाने से और आगे भी अगर आप और बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अगर मान लो कीमतों में कमी करना चाहते हैं, x वस्तु की कीमत में कमी, तो ये इधर आएगा आगे की तरफ, और जब नया तटस्थ वक्र बनेगा उसको स्पर्श करेगा
और ऐसी वस्तु की मात्रा में ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये आपका कीमत प्रभाव था जिसको अपन ने किया। छोटा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।